नमस्कार दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हां, राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां आज उतनी ही समीचीन है जितनी इस देश में घटनाएं, और घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं वह सुनकर समझकर आप रोएंगे। आप सुनते हैं कि अचानक इस अल्पसंख्यक समुदाय के ही होता है, मुस्लिम के घर बुलडोजर चल गया, उसकी दुकान पर बुलडोजर चल गया, किसी की दुकान पर, किसी के मकान पर, किसी के धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चल गया और आप खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। वाह, हिंदू जाग गया है, सनातन धर्म का राज आ गया है। तो जिसे न सनातन का पता है न हिंदू का पता है, वो जाग भी जाता है और उसका राज भी हो जाता है। बहरहाल, इसी तरीके से किसी पर कुछ होता है तो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के भी, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, और तमाम इस तरह के सिख हो, तो वो तालियां बजाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म वाले पे नहीं चला है, मुस्लिम पे चला है। बहरहाल, अब स्थिति क्या है वह सुन लीजिए। एक नीति होती थी कि पहले एक धर्म वाले को मारो जिससे कई पीड़ित रहे, फिर उसके बाद दूसरे धर्म वाले को मारो, फिर तीसरे को मारो, फिर चौथे को मारो, और मारते मारते इस स्थिति में लाओ कि सिर्फ हम बचे, हमारा प्रभुत्व बचे। यदि वो बचे तो हमारे गुलाम की तरह से हो। जी हां, आज देश में नरेंद्र मोदी सरकार में यही नीति तो चल रही है, यही आरएसएस बीजेपी की नीति है। पहले आपको दूसरों से काटेंगे, फिर आप पर भी हमला करेंगे। तो इसी पर मैं बात शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता होते थे, मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, सांसद रहे बड़े लंबे अरसे तक। नरेंद्र मोदी जिन दिनों प्रधानमंत्री थे, उस दौर में भी वो जो है सांसद हुआ करते थे। वो शत्रुघ्न सिन्हा जो पटना से सांसद हुआ करते थे, मंत्री रहे तमाम महत्वपूर्ण विभागों के, और जहाजरानी विभाग के। जहाजरानी इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि जब वो जहाजरानी के ही मंत्री थे तभी अडानी को पोर्ट देने का सिलसिला शुरू हुआ था। यानी नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े पैरोकार, वो शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पैरोकारी में अडानी को पोर्ट दे देते हैं। बहरहाल, ये क्रम चलता है और उसके बाद में कहानियां और बताई जाती हैं। तो इसी पे बात शुरू करता हूं कि अडानी की लूट चल रही है, और अडानी की लूट के खिलाफ ये देश में कोई एक व्यक्ति आवाज है तो उसका नाम राहुल गांधी है। क्योंकि वही एक बार बता पा रहा है, निष्पक्षता से लड़ पा रहा है, साहस के साथ लड़ पा रहा है, सब कुछ खो के भी लड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है। उसने अडानी से कुछ लिया नहीं, उसके परिवार ने कुछ नहीं लिया कि कोई आरोप लगा दे या कोई साबित कर दे। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने आरोप उनके परिवार पर लगाए हैं, एक भी आरोप का सबूत नहीं दे सके हैं, उसमें चार्जशीट नहीं कर सके हैं। इससे आप समझ लीजिए कि यह गांधी परिवार है। बहरहाल, आप करते रहिए जो आपको करना है। राहुल गांधी कहते हैं हम किसी से डरते नहीं, और जब यह होता है तो भारत में तो नहीं, भारत की अदालतों की इतनी हिम्मत नहीं है, भारत की सरकार की भी हिम्मत नहीं है, तो अमेरिका की एक अदालत गौतम अडानी के लिए वारंट जारी कर देती है।
लेकिन भारत में तो कुछ होता नहीं है क्योंकि उसका नौकर बैठा है। फिर इसके बाद में केन्या हो और तमाम देश हो, वहां पर भी आवाज उठती है और वहां पर भी उनके तमाम ठेके पट्टे रद्द होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में वहां की जनता खड़ी हो गई है और उसने कहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के, अडानी के साथ मिलकर के खेल कर रहा है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 3 तरह के आरोप हैं कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और वातावरण खराब कर रहा है, पर्यावरण खराब कर रहा है। दूसरा, आदिवासियों के हक छीन रहा है, उनके उसमें अतिक्रमण कर रहा है। और तीसरा कि वो लूट मचा रहा है देश की अर्थव्यवस्था से। यानी वही आरोप है जो आरोप भारत में। भारत में अदालतें सुनती नहीं है, संसद में चर्चा नहीं होती है। वहां की संसद में भी चर्चा हो रही है, अदालत ने भी इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सुनवाई शुरू कर दी। अब आप सोचिए हमारे यहां क्या है। बहरहाल जब ये हो रहा हो उसी वक्त में तमाम चर्चाएं होती हैं, तो राहुल गांधी उससे लड़ते हैं और बताते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेरोजगारी की उसमें ढकेल दिया है, महंगाई में ढकेल दिया है, टैक्स टेरर में ढकेल दिया है और इन सब का नुकसान हमारे देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यह इतना आसान नहीं है, यह अडानी का सिर्फ मामला नहीं है, एक व्यापारी का मामला नहीं है, यह इस देश के अंदर लूट तंत्र का मामला है और उसका खामियाजा इस देश के हर व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है टैक्स के रूप में। उदाहरण बता देता हूं कि जो यूनिवर्सिटी है वहां पर लखनऊ में कल्याण सिंह के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी में एक वांट निकलती है नौकरी की, और जो ये है, और इसमें जो ये वांट निकलती है कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, इसमें जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के लिए फॉर्म की फीस है 1000 रुपया और उसके बाद में जीएसटी है 180 रुपया। आप देख रहे होंगे, तो यानी आप 1000 रुपया एप्लीकेशन फीस देंगे और 180 रुपया जीएसटी भी देंगे। यानी अब इस देश में यह स्थिति हो गई है कि आप बेरोजगार हैं, सरकार आपको राहत नहीं देगी कि चलिए हमने आपका एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद में जहां जहां वांट निकलती है और आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई करें। नहीं, कांग्रेस ने यही कहा था और किया भी था कि एक बार रजिस्टर करिए, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार रजिस्टर करने और पैसा खर्च करने की, और बड़ी सीमित सी राशि में करने का था। लेकिन यहां तो एप्लीकेशन हर बार आप भरेंगे, होंगे है नहीं, क्योंकि जगह इतनी कम है कि उसमें कहीं पर कोई चीज आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तादाद में जगह निकली है। तो टोटल स्थिति यह है कि पद बड़े थोड़े से हैं और आपसे पैसा वसूला जाएगा। एक एक पद के सापेक्ष 10-10 हजार लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब सोचिए कितना रुपया जमा करेंगे, यह आपके सामने है। तो उदाहरण ये दिया मैंने इसलिए कि इस तरह से लूट हो रही है। तो ये लूट क्यों हो रही है? क्योंकि अडानी के कारण खजाना असल में खाली है, कर्ज के बूते देश खड़ा है, और जो हमसे जीएसटी के नाम पे और दूसरे टैक्सेस के नाम पे वसूली हो रही है वो लूट तंत्र है। इसलिए राहुल गांधी इस पर बार बार बोलते हैं। तो आप जद में हैं उसकी, यह मत सोचिए कि कोई एक है तो आप पहले इस पर खुश थे, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं है, उसके ऊपर लग रहा है, उसके ऊपर लग रहा है, लेकिन नहीं, अब हर तरह से लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप मक्के का जो भूना खाते हैं जिसे पॉपकॉर्न कहते हैं, उस पर भी 18% टैक्स कर दिया है, और इसी तरीके से दूध पर, दही पर, पनीर पर,
और रोटी पर, पराठे पर और सब पर टैक्स कर दिया है। बाकी समझ सकते हैं आपकी जेब से जाता है। चलिए छोड़िए अब इसको, आता हूं दूसरी चीज। बौद्ध धर्म के लोगों के साथ में नरेंद्र मोदी फोटो खिंचा करके उन्हें खुश कर रहे थे, बता रहे थे कि हम तो इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से करते हैं। तो वहीं आता हूं कि बौद्ध धर्म के जो पर्यटन स्थल था बदायूं में, उस बदायूं में बजरंग दल के लोगों ने हमला कर दिया और उन्होंने कहा ये हमारे राम के वनवास का स्थान है। जबकि बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध वहां आए थे और उन्होंने उपदेश दिया था। बड़ा रमणीक स्थल है, बड़ा बहुत बड़ा भी नहीं, 54 एकड़ का है, लेकिन उसको कैसे कब्जाया जाए उसके लिए इन तथाकथित हिंदूवादियों ने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने बजरंग दल के साथ मिलकर के, उन्हीं का ही है बजरंग दल, तो ये सब ये खेल कर रहे हैं। इसके पहले आपने देखा था मुजफ्फरनगर में एक जैन मंदिर पर इसी तरीके से किया गया था। आपको झारखंड के उस पार्श्वनाथ मंदिर का भी याद होगा, पार्श्वनाथ पर्वत में किस तरीके से उसे भी अडानी को देने का एक सिलसिला शुरू हो रहा था और सारी चीजें हो रही थी। बहरहाल वहां चूंकि सरकार आ गई कांग्रेस अलायंस की, इसलिए बच गया। तो इस तरह से आप इस खेल को समझ सकते हैं। तो लगातार हमले होंगे। पीलीभीत में 3 युवाओं को यह कह के मार दिया गया है कि वो खालिस्तानी थे, आतंकी थे या नहीं थे आज तक प्रूव नहीं है, लेकिन मार पहले दिया गया। आरोप, अब आरोप स्वाभाविक सी बात है, मेरा मुंसिफ जो है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा है तमाम बार सिखों को, तमाम सिख युवाओं को निर्दोष मारा गया है, केसेस चल रहे हैं इसके, तो पुलिस ने वो किया है अपनी वाहवाही के लिए, वही खेल हुआ है। तो इस तरह से तब इसी में ही मैं जोड़ता हूं कि कोलकाता में एक रेप हुआ था, जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसके साथ बड़ा शोर मचा, भाजपा ने बड़ा शोर मचाया, नरेंद्र मोदी बोले और यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली बस अब बहुत हो चुका। इतना सब बोलने के बाद में सीबीआई को जांच दी गई और जांच के बाद में इस पूरे केस में परिवार कह रहा है सीबीआई की वो जांच से निराश है। सीबीआई ने उनके मां का बयान तक नहीं लिया। अब आप सोचिए, और केस अब खात्मे की तरफ है। तो यह इस बात का उदाहरण है कि जो चीजें कहानियां गढ़ी जा रही हैं इनके द्वारा, जिस तरीके से एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है, वो वास्तव में झूठ होता है। और आपने ये बात अयोध्या में भी देखी थी कि वहां के फैजाबाद के सांसद, अयोध्या के सांसद के एक जो है कार्यकर्ता थे, उनको किस तरह बेकरी चलाते थे, उनको किस तरह से फंसाया गया, जबकि उनके नौकर से किसी लड़की के रिलेशन थे और उसके कारण जो भी कुछ हुआ, लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा था। डीएनए में प्रूव हो गया कि नहीं, उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन साहब अल्पसंख्यक है तो हमला होगा। यही स्थिति है। मैं बार बार बताता हूं कि आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब पर हमला होता है और ढूंढ ढूंढ के टारगेट करके हमला किया जाता है। चूंकि मुस्लिम बड़ा समूह है अल्पसंख्यकों में, इसलिए उस पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, क्योंकि वो बड़ा वोट बैंक, उसे तोड़ा जा सके, कमजोर किया जा सके। तो यह एक सत्य है। अब आ जाता हूं कि मैं बात कर रहा था शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है, उन्होंने अपने बच्चों का भी नाम इसी तरह से रखा है। तो उनकी बेटी है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी ने जहीर इकबाल नाम के एक लड़के से शादी की, जिससे उनके बड़े काफी लंबे अरसे से रिलेशन थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे। माता पिता ने बड़े प्यार के साथ उसका कन्यादान किया, शादी करी, शादी हो गई, वो अपने पति के साथ खुश है। लेकिन
वो कुमार विश्वास जो कभी अन्ना के साथ बैठता है, कभी कुछ और आंदोलनजीवी बनता है, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ होता है, वहां दाल नहीं गलती, वहां राज्यसभा नहीं मिलता तो वो डोरे डालता है कांग्रेस में, वहां नहीं मिलता तो समाजवादी पार्टी में संपर्क करता है, जब वो भी काम नहीं हो पाता है तो आजकल भाजपा के उसमें लगा है और राम कथा के नाम का ड्रामा कर रहा है। और इसी सिलसिले में वो महाराष्ट्र गया था और वहां पर वो जिस तरह से कहता है वही शब्द है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने झारखंड में चुनाव के दौरान कहते और कई जगह चुनाव के दौरान कहे कि वो घुसपैठिए आएंगे, तुम्हारी लड़कियां उठा ले जाएंगे। वो इस तरह से कह रहे थे, ये कहता है कि अपने बच्चों को ऐसे ऐसे सिखाओ, नहीं तो घर का नाम रामायण होगा लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को वो उठा ले जाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए, जब ये कहता है तो सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे रामलाल की भतीजी की शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी, और यही नहीं, उनकी बच्ची के साथ साथ तमाम सारे भाजपा के नेता हैं जिनके पास या तो मुस्लिम है तो उनके पास आई हुई हैं लड़कियां हिंदुओं की, या हिंदुओं में हिंदुओं की लड़कियां हैं वो मुसलमानों में गई हुई हैं। बहरहाल मैं इसे कहीं गलत नहीं मानता, मेरा मानना है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, अच्छा लगता है तो होना चाहिए, क्योंकि जीवन उन्हें गुजारना है। वो खुश है तो हम खुश हैं, हमें उसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए। बहरहाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आते ही नफरत की भाषा आ जाती है और आ जाता है जहर बोने का रंग। इसका एक उदाहरण कलकत्ता में ही देख लीजिए। कोलकाता हाई कोर्ट के जो एक जस्टिस थे अभिजीत गंगोपाध्याय, वो किस तरीके की बातें बोलते थे महिलाओं बच्चियों के लिए कि यहां 2-2 हजार रुपए में महिलाएं बिकती हैं, और इसी तरीके से इनके तमाम सारे नेता हैं, किसका किसका गिनाएंगे। तो मैं ये सिर्फ उदाहरण इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक यही नफरत का माहौल चलता है। तो नफरत का माहौल ये, जबकि यदि ये धर्म की ही बात करते हैं तो इन्हीं पे बात कर लेता हूं। तुलसीदास ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। यानी सभी आपस में, यह अयोध्या का एक महान वो है कि सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और सब उस तरह से रहते हैं, तो आप उसमें क्या परेशानी है आपको। कोई किसी से प्यार करता है, किसी के साथ प्यार से रहता है, उससे विवाह करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आपको क्या है। तो सब हम मानव, हमने बनाई है जातियां, धर्म और सब कुछ, ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने तो हमें मानव पैदा किया है, तो हमें मानवता आनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म मानवता है, प्रकृति की रक्षा है, तो प्रकृति की रक्षा करें, मानवता में रहें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों का पालन करें। तो यह होना चाहिए, लेकिन साहब नहीं होगा। इसी में आता हूं, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, उस समय महाराष्ट्र में रैली निकलनी थी, कांग्रेस की सांसद ने संसद के अंदर उठाया, वहां पर सुरक्षा और सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, नहीं तो तमाम घटनाएं होती रहती हैं। बहरहाल सरकार दंभ में थी, महाराष्ट्र जीती भी थी, तो घमंड था, तो उस घमंड में कुछ नहीं किया गया और डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए लड़ने वाला, संविधान के सम्मान के लिए लड़ने वाले उस सोमनाथ के परिवार को जो है मार डाला जाता है, पुलिस अभिरक्षा में मार डाला जाता है। यह महाराष्ट्र में घटना होती है परभड़ी में, और इस घटना के जो पीड़ित हैं उनके घर राहुल गांधी जाते हैं, वो उन्हें वीडियो दिखाते हैं, तमाम चीजें सबूत दिखाते हैं कि कैसे पुलिस ने उनके बच्चे को मार डाला है, और वो बच्चा निर्दोष था, कहीं उसका कोई दोष नहीं था। और जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के फडणवीस, उन्होंने झूठ बोला है, कहा
विधानसभा में। तो झूठ बोलने की इनकी परंपरा है, संसद में बोलते हैं तो आप बोल देंगे, तो ये है। आप देखिए इनके चरित्र की स्थिति। सीटी रवि है इनके, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं कर्नाटक के, वो विधानसभा के भीतर जो वहां की महिला विकास की मंत्री है, कल्याण मंत्री है, उनको लक्ष्मी हेम्बालकर को, उनको इतना घिनौना शब्द बोलते हैं जो मैं नहीं बोल सकता हूं, कम से कम इतना घिनौना शब्द बोलते हैं और सदन के अंदर बोलते हैं। बहरहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो जिस तरीके की हरकतें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने और उनकी पूरे संगठन ने उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और वो ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। यह स्थिति है, नफरत का ही माहौल। और बताता हूं, नफरत इनकी इतनी है कि अहमदाबाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, तो उसमें वहां पर जाकर के ये संघियों ने, भाजपाइयों ने उनकी नाक तोड़ दी। तो अब आप सोचिए कितना ज्यादा नफरत है। और नफरत का माहौल यही नहीं टिकता है, नफरत का एक और ले लीजिए। इधर दक्षिणपंथी यानी भाजपाई लोग जो है कट्टरपंथी खिलाफ है राहुल गांधी के, कांग्रेस के, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट जो वामपंथी कहलाते हैं वो भी यही हरकतें करते हैं। कम्युनिस्ट नेता है, सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं विजय राघवन, वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को सांप्रदायिक मुस्लिमों का सपोर्ट है, इन्हीं की वजह से दोनों वायनाड से जीते और सब कुछ। अब आप सोचिए, एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ ये सरकार किसकी है? सीपीआईएम की है। तो साहब यदि सांप्रदायिक लोग हैं तो आप उन्हें पकड़ लो, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिकता फैला रही है उस पर आपने आज तक क्या किया है? तो कुछ नहीं किया है। उल्टा उस व्यक्ति को जो आईपीएस ऑफिसर था एमआर अजीत कुमार, जो आरएसएस प्रमुख के पास जाकर के मिलता है और कहता है कि इस तरह से, उसे आप प्रमोट करके डीजीपी बना देते हो। यानी जो एक कहा गया था कि वो सेतु का काम कर रहा है, और किस तरीके से विजयन और वो मिल करके साजिश रच रहे हैं, तो ये सामने आता है कि इस तरह का खेल है जैसे देश की आजादी के पहले आरएसएस और मुस्लिम लीग मिल करके सरकार चलाते थे और फिर नफरत फैलाते थे, देश तक को बंटवा दिया। वही आज हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जद में सब है, सावधान हो जाइए, अभी भी वक्त है। राहुल गांधी आपको बताते हैं कि मोहब्बत की दुकान से जुड़िए, क्योंकि मोहब्बत की ही दुकान है जो आप सबको और आपके बच्चों का भविष्य बचा सकती है। जय